उससे पहले अंतिम क्रिया वाले हादसे ने हिला कर रख दिया। अपनी बहन को कुछ 1.5 साल बाद मिला था वो, और ऐसे अचानक वो हमेशा के लिए उसको छोड़कर कैसे चली गई। एक 12 साल की लड़की की मौत में दूसरी 12 साल की लड़की ने जो भी प्रलय मचाई है, उसका जवाब कैसे और कहां से ढूंढे। नमन हमेशा घर से इतना दूर रहा कि इस वक्त कौन सही होगा, किससे बात करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये उलझती गुत्थी कैसे और कौन सुलझाएगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। वो बार बार अपनी दादी को पूछ रहा था कि अम्मा, उस लड़की को क्या हुआ था, सपना की लाश कैसे। लेकिन वो आगे बोलता उससे पहले छोटे ठाकुर की मौत से बिलखी दादी ने उसे चुप कराकर भारी आवाज में कहा, चुप कर और पीछे देखना बंद कर। जाने कौन से शमशान की डायन को लाई थी साथ, मेरे छोटे बेटे को खा गई, गांव वालों को खा गई, पूरी हवेली को शमशान बना दिया। और फिर बड़े ठाकुर को देखकर कड़ी आवाज में बोली, मायापुर के बाहर जोधरगढ़ में जो अपनी हवेली है, अब हम वहीं रहेंगे जब तक इस मृगांका और उसकी इस नाजायज लड़की को तू ठिकाने नहीं लगाता। ये सुनकर नमन भौचक्का रह गया और हकलाती हुई आवाज में बोला, अब ठिकाने लगाने का क्या मतलब है अम्मा? सपना का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। अगर मेरी बात मानी होती तो ये सब ना होता। मृगांका को जबरदस्ती क्रियाकर्म करने को नहीं कहना चाहिए था। लेकिन नमन की बात का जवाब ना ही ठाकुर ने दिया, ना ही अम्मा ने। नमन के मन में बहुत से सवाल थे। उसे कभी किसी ने नहीं बताया था कि उसकी माँ कैसे मरी। कैसे यकीन करे नमन कि उसकी बहन सपना, जो 1 घंटे पहले ही उसके साथ हंस खेल रही थी, उसने अचानक खुद को फांसी लगा दी। और 12 साल की तृष्णा को सपना की लाश को छूते ही ऐसा क्या हुआ कि गांव में दहशत फैल गई और लोग मरने लगे। नमन कुछ दिन रुकना चाहता था, लेकिन अम्मा और ठाकुर ने उसे वापस दिल्ली भेजने का तय कर लिया था। ठाकुर ने अपने ड्राइवर दीवान सिंह को कहा, आज रात ही इसे हॉस्टल छोड़कर आओ, तो सामान बाद में भिजवा देंगे। मगर अम्मा, अब छोटे का अंतिम संस्कार कैसे होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। अब वो बस एक लाश है जिसका भस्म हो जाना ही बेहतर है। अम्मा ने ऐसा क्यों कहा, किसी को नहीं पता था, और ना ही कोई पूछने की स्थिति में था। कुछ तो था जो सिर्फ अम्मा जानती थी। यहाँ मदन भारी लाशों में आग लगा रहा था, और जब छोटी ठाकुर की लाश के पास पहुंचा तो उसने मृगांका को पूछा कि इसका क्या करना है। जला दे, उसका हाथ भी नहीं बचना चाहिए, सब भस्म होना चाहिए। मदन ने मृगांका की बात सुनकर लाश को तो आग लगा दी थी, लेकिन ठाकुर का हाथ उसे कहीं भी आसपास नहीं दिखा। वो मृगांका को बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता पाया। मृगांका, जो तृष्णा को काबू करने में संलग्न थी, मदन को तेज आवाज देकर बुलाकर बोली, तृष्णा को पकड़, और कुछ भी हो जाए इसे इस घेरे से बाहर जाने मत देना। मृगांका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मृगांका की आवाज ऊंची होती जाती, तृष्णा और बेकाबू होती जाती। बस हवेली के मैदान में मदन, मृगांका, तृष्णा और तृष्णा के अंदर शोरगुल मचाती वो आत्माएं थी, जो उसके शरीर में कैसे और कहां से आ गई, अभी बता पाना मुश्किल था। मृगांका अब मंत्र बोलते बोलते तृष्णा तक पहुंच रही थी, लेकिन तृष्णा उसको देख ऐसे हंस रही थी जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। उसको कह रही हो कि वो कुछ भी कर ले, उसको काबू में नहीं कर सकती। मृगांका ने अभिमंत्रित रस्सी का एक कोना खुद पकड़ा और एक कोना मदन को दिया, लेकिन तृष्णा ने मदन को धक्का मारकर इतनी दूर फेंका कि वो दर्द में कराहने लगा। हवा का रुख मृगांका को तृष्णा के पास जाने से रोक रहा था। उसके पैर राख के घेरे के पास बढ़ ही नहीं रहे थे, जैसे उसे कोई शक्ति रोक रही हो।